अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो डिफरेंट मेथड्स किए, जिनमें बाइसेक्शन मेथड था, फिर हमने रेगुलर फॉल से मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन किया, फिर उसके बाद हमने न्यूटन रॉफ्सन मेथड किया और फिर सीकंड मेथड किया। वो जितने भी मेथड्स थे वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थे। लीनियर भी हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सिंगल इक्वेशन के लिए थे और सिंगल वेरिएबल के लिए थे। तो अब हम जो है अपना फोकस रखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ। तो जो पहली स्टेज है उसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो आइटरेटिव मेथड्स हैं, एक है जैकोबीज मेथड और एक है गाउस-साइडल मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को जो है मैं दो वीडियोस में डिस्कस करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जैकोबीज मेथड डिस्कस करूंगा और फिर उस पर एक एग्जांपल भी करवाऊंगा, और फिर इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं गाउस-साइडल मेथड और फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, तो जैकोबी मेथड्स की जो मेथड की हमारे पास आइटरेटिव स्कीम है उसको समझने के लिए मैं अगर एक सिस्टम लेता हूँ जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, यानी ये 3x3 सिस्टम है। ठीक है, और उसमें ये A1 A12 A सब 1 3 B सब 1 ये सारे जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, और हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो x है, y है और z है। ठीक है, तो जैकोबीज मेथड में हम करते ये हैं कि हम इस इक्वेशन में से सपोज अगर हम x को अकेला करते हैं तो ये बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी और ये A11 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से हम y निकाल लेते हैं और थर्ड इक्वेशन से हम z निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की एक स्कीम बन जाएगी। x हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, y इस फॉर्म में लिखा जाएगा और z हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जैकोबीज मेथड में हम सिंपली ये करते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं इनको हम इनिशियल जो है पॉइंट्स बना लेते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम उससे एक अगला पॉइंट यानी xn+1 बना देते हैं, yn+1 बना देते हैं, zn+1 बना देते हैं, और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो yn zn से हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक आइटरेटिव स्कीम बन जाती है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। ये एक आइटरेटिव स्कीम बन जाती है। ठीक है, अब इसमें हम करते ये हैं कि हमें इस आइटरेटिव स्कीम को स्टार्ट करने के लिए कुछ इनिशियल गैसेस चाहिए जिसमें हम x0, y0 और z0 की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेते हैं, और ज़्यादातर ये वैल्यू x0, y0, z0 तीनों को 0 रख के ली जाती है। ठीक है, और n की वैल्यूज़ जो है वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन जो है वो हम ये कैलकुलेट करते रहते हैं। और यहाँ सो ऑन से मुराद ये नहीं है कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटरेशंस निकालते हैं। अगर ये सोल्यूशन इसका कन्वर्ज कर रहा हो तो फिर एक सर्टन नंबर ऑफ आइटरेशंस के बाद वो आंसर जो होता है वो सेम होने शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन हमारा कन्वर्ज कर गया है और वहीं पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, कि ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है हमने सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम देखेंगे कि हमें कितनी आइटरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इससे पहले जो है आप इसको ये क्योंकि 3x3 सिस्टम है तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पहले इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना बताऊंगा। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जैकोबीज मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 3x3 सिस्टम है, इसको हम इजीली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इसके हायर ऑर्डर के सिस्टम्स होंगे वो हम कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए जैकोबी मेथड या इस तरह के मेथड्स हमें ज़रूरी आने चाहिए, ताकि जब हम हायर क्लासेस में जाएँ वहाँ अगर हमें रिसर्च में कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम उसको इजीली कोड कर सकें, और कोडिंग से फिर हम बड़े जो हायर ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मैं अभी कैलकुलेटर पे आपको इसका सलूशन बताता हूँ। मैं ये कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस कैलकुलेटर में आप अगर आएंगे मॉड के ऊपर, ठीक है, मॉड को प्रेस करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। हमने क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है तो मैं 5 को प्रेस करूंगा ताकि EQN में आ जाए। ठीक है, EQN में जो हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है वो उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो अगर आप ऑप्शन 2 को देखें तो उसमें x, y और z जो है वो 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मैं 2 प्रेस करूंगा। अब वो मुझसे क्या है, कोफिशिएंट्स मांग रहे हैं A, B, C और D के। ठीक है, तो अब मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए 5, फिर -2, 3 और -1। ठीक है,
तो मैं लिख लेता हूँ 5, ठीक है। 5 लिख के फिर मैं इक्वल प्रेस करूँगा, फिर मेरे पास आएगा -2 लिख के फिर मैं इक्वल प्रेस करूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 3 लिख के मैं इक्वल प्रेस करूँगा, और उसके बाद डी जो है वो राइट हैंड साइड है तो वो मैं -1 लिख कर इक्वल प्रेस करूँगा, ठीक है। तो इस तरह जो एक इक्वेशन थी उसका डेटा मैंने फीड कर दिया है। इसी तरह मैं बाकी इक्वेशंस का डेटा जो है वो खुद फीड करता हूँ, ठीक है। वो है -3912, तो यहाँ पे -3912 जो है वो मैंने फीड कर दिए। उसके बाद जो है फिर है 2 -1 -7, 2 -1 -7 और 3, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो है वो मैंने पुट कर दिया है। अब यहाँ मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी और z की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इनको जो है उसमें लिख लेता हूँ, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है तो मैं इसको डेसिमल नोटेशन में लिख लेता हूँ। डेसिमल नोटेशन में मेरे पास ये आंसर्स आ जाएंगे 0.18611, ठीक है। ये मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। इसी तरह y का आंसर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 0.33123, ठीक है। ये आप नोट कर लें क्योंकि साथ साथ आइट्रेशन से आपको पता लगता जाएगा कि सोल्यूशन को कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसी के साथ जो है मैं दोबारा देखूंगा तो ये z है, तो z का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -0.42271, ठीक है। तो अब ये जो सोल्यूशन है इसी को अब मैं जैकोबीज मेथड से ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जैकोबीज मेथड में हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में से हम x निकाल लेंगे, इसमें से y निकाल लेंगे और इसमें से z निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि सपोज मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। -1 और साथ क्या आएगा यहाँ पे +2y और प्लस ये माइनस हो जाएगा, सॉरी -3z, ठीक है। और साथ में जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है, वो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। और उसके बाद हमें पता है जैकोबी में हम क्या करते हैं, यहाँ भी n लिख लेते हैं, यहाँ भी n लिख लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं n+1। इसी तरह यहाँ से मैं y निकालूंगा और इससे मैं z निकालूंगा। तो जो जैकोबी की आइटरेटिव स्कीम है वो मेरे पास इस तरह से बन जाएगी। अब इस आइटरेटिव स्कीम को स्टार्ट करने के लिए मुझे इनिशियल गैस चाहिए, तो इनिशियल गैस हम उसी तरह से ले लेंगे, x0 y0 z0 की वैल्यू हम क्या लेंगे, वो 0 0 0 ले लेंगे, ठीक है। और पहले हम n = 0 लेते हैं, तो n = 0 से हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल जाती है, यानी x1 y1 और z1, ठीक है। तो अगर मैं n की जगह 0 लेता हूँ तो x1 के लिए हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, y1 के लिए ये इक्वेशन मिल जाती है और z1 के लिए ये इक्वेशन मिल जाती है। अब हमें x0 y0 और z0 की वैल्यू हमने खुद से जो है वो इसमें इम्पोज की हैं, वो है 0, तो ऑटोमेटिकली हमें x1 y1 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह फिर हम n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ सारे 1 हो जाएंगे और यहाँ पे सारे 2 आ जाएंगे, तो 1 को यूज़ करते हुए 2 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटरेटिव स्टेप में इधर जो है सारी वैल्यूज 3 की होंगी, y3 x3 z3, तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो होंगी 4 की होंगी, तो हमें 4 जो है उसकी अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने x0 y0 z0 की वैल्यू यहाँ पुट की, तो मेरे पास जो x1 है वो ये आ गया, y1 ये आ गया और z1 ये आ गया। अगर मैं इनको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लूँ तो x1 की वैल्यू जो है वो -1/5 यानी -0.20000 आ जाएगी, y1 की वैल्यू 2/9 यानी 0.15556 और इसी तरह मेरे पास z1 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अभी आप देख लें कि हमारे पास जो आंसर्स थे ये उसके करीब नहीं है, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे, तो हम n = 1 ले लेते हैं। n = 1 जब लेंगे हम आइटरेटिव स्कीम में, तो जहाँ जहाँ पे नॉट था 1 आ जाएगा और जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम y1 z1 और x1 की वो वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है वो रिप्लेस कर देंगे। वो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास x2 y2 और z2 की वैल्यू आ जाएंगी, वो आ जाएगी 0.146 0.203 और 0.51 -0.51746, ठीक है। इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करें, ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, जिसको हम x3 y3 और z3 कहेंगे,
वो इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है और उसके जो आंसर्स आएंगे वो ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर ये प्रोसेस जारी रखें तो ये x4 आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से x5 आ जाएगा, और यही प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू करें तो x10 के करीब जो है हमें एग्जैक्टली वही आंसर्स मिल जाएंगे 5 डेसिमल प्लेसेस तक जो हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए। ठीक है, पेपर्स में अमूमन जो है आपको 3 या 4 इटरेशंस निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि हम बाय हैंड काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज इनको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर पे कोड कर लेते हैं, तो फिर ये बड़े प्रॉब्लम्स भी हों, ज़्यादा इटरेशंस भी हों, तो फिर भी हम उनको ईजिली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास गाउस साइडल मेथड है वो जैकोबी मेथड का थोड़ा सा अपडेटेड शक्ल है कि उसमें यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं वो सेम रहती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी साइड पे y2 2 2 2 है और इधर 3 3 3 है। तो जो गाउस साइडल है उसमें हम इसको अपडेट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो उससे ये होता है कि हमें कम नंबर ऑफ आइट्रेशन में वही सोल्यूशन मिल जाता है जो यहाँ पर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशंस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। अगर आप जैकोबी मेथड पे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो बर्डन एंड फेरिस की जो बुक है उसका एक्सरसाइज है वो 7.3, और उसके आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं और जितने पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इससे जो अगली वीडियो है इंशाल्लाह उसमें मैं गाउस साइडल मेथड के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो क्यों जैकोबी मेथड से थोड़ा बेहतर है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।